नमस्कार। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजन के ऊपर चर्चा की थी। स्वर और व्यंजन हमने जैसे पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन, कुल वर्ण कितने हैं, कुल ध्वनियाँ कितनी हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि द्वित्व व्यंजन हैं, र के विभिन्न रूप हैं और इसके अलावा हम वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग और जो हमारा ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इनके ऊपर चर्चा करने वाले। तो आइए हम शुरू करते हैं। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, एक जैसे ही दो व्यंजन होते हैं, एक आधा होता है और एक पूरा होता है। जैसे कुत्ता, लट्टू, इसमें ये आधा है, ये हलंत वाला होता है, ये इस रूप में भी लिखा जा रहा है। ये लट्टू में ट को हलंत लगा के हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन कुत्ता में त को हम इस खड़ी पाई के बिना लिखेंगे। तो ये होता है कुत्ता, लट्टू। रेफ र का प्रयोग, र यानी स्वर रहित र का प्रयोग कैसे होता है, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं। यहाँ पर ही आपका एकदम से क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है कि र में स्वर नहीं मिला हुआ है। तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, जब इसमें स्वर नहीं मिला हुआ, तो ये पीछे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। लेकिन ये आता किसके बाद है, जिसके ऊपर होता उससे पहले। तो गर्व का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, ग प्लस में अ प्लस में र प्लस में व प्लस में अ। यहाँ पर आपका र प्लस अ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर र आपका आधा था। कार्य में यहाँ पर क में क के साथ किसकी आवाज़ आ रही है, का, यानी क प्लस आ। उसके बाद रेफ र आएगा आपका, वो स्वर रहित था इसलिए वो अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर चला गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस में र प्लस में य प्लस में अ। क्योंकि य के अंदर अपना स्वर मिला हुआ है, तो यहाँ पर हम स्वर लिख देंगे अ। जब भी कोई दूसरी मात्रा हमें लगाई हुई दिखाई नहीं देती है, तो उसके अंदर अ तो मिला हुआ ही होता है, अन्यथा वो आपको आधे वर्ण के रूप में लिखा हुआ दिखाई देगा। जब र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो, तो र उसके नीचे पैर में आ जाता है, ऐसे तिरछा लगाते हैं उसको हम। लेकिन कई बार हमें भ्रम होता है कि जो र है वो जिसके साथ लगा हुआ है वो अक्षर पूरा है और जो ये वाला आधा है, जबकि सच में क्या है, जिसके साथ वो लगा हुआ है वो आधा है और र तो पूरा है। जैसे प्रयोग है, केंद्र में द्र में आया है, ड्रम है, ट्रक है, ये पदेन र कहलाता है, पैर में लगा हुआ है। हमें इस तरह से मान के चल सकते हैं कि ये अक्षर का पैर है और ये पैर में लगा हुआ है, इसे हम पदेन र कहते हैं। प्रयोग में जो प है वो आपका आधा है, र आपका पूरा है, तो प प्लस में र प्लस में अ। क्योंकि र पूरा है तो स्वर र के साथ आएगा, न कि प के साथ। प प्लस में र प्लस में अ प्लस में य प्लस में ओ, जिसकी साउंड होगी वही लिखेंगे। य के साथ किसकी साउंड है, ओ, तो य ओ प्लस ग प्लस अ। केंद्र में इसका आपको जो बिंदी आई है, अनुस्वार आया है, इसका अलग से मैं आपको बताऊंगी। अभी केवल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, वो आगे लिखा हुआ है, वो आपको आगे बताऊंगी मैं। केंद्र में क्या है, क ए, क के साथ किसकी आवाज़ है, ए, क ए। अब अनुस्वार की बात करेंगे। अनुस्वार के ठीक बाद जो वर्ण होता है, हम चर्चा अभी कर लें थोड़ी सी। अनुस्वार के ठीक बाद जो वर्ण होता है, अगर वो आपका वर्गीय व्यंजन में से कोई एक वर्ण है, तो ये जो अनुस्वार है उस वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। तो द किस वर्ग का है, तवर्ग का है, और तवर्ग का पांचवा होता है आपका न। एक बार आप देख भी सकते हैं, ये आपका तवर्ग में से द आया, तो तवर्ग की लाइन का पांचवा है न, यानी ये अनुस्वार जो है वो किसका है, किसके नाम का है, न के नाम का। न प्लस में द क्यों, क्योंकि द आपका स्वर रहित है और र आपका पूरा है, तो इसके साथ आपका स्वर आ जाएगा। टवर्ग के व्यंजनों में यह वर्ण के नीचे उल्टे वी के आकार में लगाया जाता है। टवर्ग में आपके क्या क्या आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है। तो टवर्ग में आपका ये नीचे इस रूप में लगाया जाता है। ध्यान रहे, पदेन र जिसके साथ लगा होता है वो वर्ण आधा होता है
और पदेन र आपका पूरा होता है। तो ड प्लस में र प्लस में अ प्लस में म प्लस में अ। ट्रक ट प्लस में र प्लस में अ प्लस में क प्लस में अ, तो बन गया आपका ट्रक। अब यहाँ ध्यान दें, ये स होता है जो स के साथ वो इस रूप में नीचे लगता है। कई बार कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये जो है वो आपका त्र है, तो इसको लोग पढ़ते हैं सहस्त्र, इसको पढ़ते हैं स्रोत, तो ये गलत पढ़ रहे हैं। वो सहस्त्र नहीं है, वो तो स के नीचे पदेन रे आया है, स के साथ पदेन रे आया है। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? सहस्त्र। स्रोत स के साथ र को ओ की मात्रा, तो श्रोत श्रोत, तो इनका वर्ण विच्छेद अगर आप करेंगे तो आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो श्रोत में क्या होगा? स प्लस में अ, क्योंकि ये तो स पूरा है ना, तो स प्लस में अ। जब कोई मात्रा ना लगी हो तो प्लस क्या करेंगे हम? अ करेंगे। स प्लस में अ, क्योंकि इसके साथ आवाज़ किसकी है? अ की है। स प्लस में अ प्लस में ह प्लस में अ प्लस में स प्लस में र प्लस में अ। यहाँ पर स आपका स्वर रहित है, तो हमने लिखा स्वर रहित, यानी इसके प्लस में हम कोई स्वर नहीं करेंगे, अ भी नहीं करेंगे। और र के साथ आपका अ मिला हुआ है, तो र आपका स्वर सहित था, स्वर इसमें मिला हुआ था, तो र प्लस में अ, तो हो गया सहस्र। उसी तरह आपका स्रोत है, स प्लस में र प्लस में ओ प्लस में त प्लस में अ, तो बन गया आपका स्रोत। वस्त्र, वस्त्र में आपको त्रय क्लियर अलग से बनी हुई दिख रही है, तो वस्त्र में आपका जब इसके साथ क्या है? व प्लस में आ आएगा और स आपका आधा है, तो इसको हम हलंत लगा के लिखेंगे, स प्लस में त प्लस में र प्लस में अ, क्योंकि त्र आपका संयुक्त व्यंजन होता है, दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बना हुआ है, त और र, तो प्लस में अ, बाद में इसमें स्वर आ जाएगा, क्योंकि कोई दूसरी मात्रा नहीं है। जब भी कोई मात्रा न लगी हो तो उसमें अ तो मिला हुआ ही होता है, अन्यथा वो आपको हलंत वाला मिलेगा, जैसे ये स या इस आधे रूप में मिलेगा या हलंत वाला मिलेगा। ह्रस्व, आपको ध्यान रखना है कि ह के अंदर र कहाँ लगता है। ह में कई बच्चे कह देते हैं ह को र की मात्रा, ह को री की मात्रा, वो गलत है। ये ह में यहाँ लगता है इस रूप में, ठीक है। तो ये आपका र है, देखिए इस रूप में लगता है, ये मैंने यहाँ भी लगाया है, तो ये आपका र है। ह प्लस में र प्लस में अ प्लस में स प्लस में व। ह आपका आधा था, स्वर रहित था, र आपका पूरा था, तो अ ये पदेन र लग गया। जिसके नीचे पदेन र लगता है वो वर्ण आधा होता है और र आपका पूरा होता है, यानी उसमें स्वर मिला हुआ होता है। तो स हलंत वाला, क्योंकि ये आधा था, और प्लस में व प्लस में अ। हमने इसके आगे और क्या करना है? व को हलंत डालना है, व प्लस में अ, ठीक है। तो अब आगे है आपका, ध्यान दे, जिह्वा। जिह्वा में भी आपका वैसे ही है, इसके मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिखाए हैं। आप ह को हलंत डालकर भी लिखते हैं और आप इसको ह के साथ व को भी मिलाकर लिखते हैं। हम इस रूप में भी लिखते हैं, ये ह के साथ व डाला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ह यहाँ था और इसके साथ ये व डाल दिया, या हम ह को हलंत डाल के अलग से व आ भी लिख सकते हैं। जिह्वा, ज के साथ ई की साउंड है, तो ज प्लस में ई प्लस में ह, क्योंकि आधा है, प्लस में व प्लस में आ। अब इतना हमें समझ आया कि जब दूसरा वर्ण इसके नीचे जुड़ता है तो ऊपर वाला आधा होता है और नीचे वाला पूरा होता है। आगे है मृग। मृग में आपको र म के साथ री की आवाज़ है, तो म प्लस में री प्लस में ग प्लस में अ। ये आपके पंचम वर्ण हैं। पंचम वर्ण का मैंने आपको बताया, पीछे भी बताया, कि जब भी पंचम वर्ण आपका क्या आपको अनुस्वार लगा हुआ मिल रहा है, कहीं भी अनुस्वार आपको मिल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो अनुस्वार किसके नाम का है? ये प्रयोग में आपका पदेन रे आया है, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपका प होता है वो क्या है? आधा होता है, स्वर रहित होता है। कब? जब उसके नीचे पदेन रे आया हो। तो प प्लस में अ, प प्लस में र प्लस में अ प्लस में य प्लस में ओ प्लस में ग प्लस में अ,
तो इस तरह से आप प्रयोग बना देंगे। मैंने इनका भी आपको बताया कि जिस भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार होता है उसके ठीक बाद जो दूसरा वर्ण होता है, ये अनुस्वार अगर वो जो पीछे वाला वर्ण है वो वर्गीय व्यंजन में से कोई एक है। वर्गीय व्यंजन कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में से किसी एक वर्ग का है तो ये अनुस्वार उसके वर्ग का पांचवा होता है। ये आपको यहाँ पर अलग से शब्द दिए हैं। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ, दोहरा देती हूँ। अगर हमें ये पता करना है कि ये अनुस्वार किसके नाम का है तो हमने उसके ठीक बाद वाला वर्ण देखना है। मान लो अब चंचल को देखते हैं हम, च प्लस में अ, क्योंकि इसका अ तो मिला हुआ ही है ना, उसके प्लस में अब आपकी ये आया है अनुस्वार। कैसे पता चलेगा कि अनुस्वार कौन से वर्ग का, कौन सा वर्ण है, अनुस्वार कौन किसके नाम का आया है? हमने देखना है अनुस्वार के ठीक बाद वाला वर्ण। अनुस्वार के ठीक बाद अगर आपके वर्गीय व्यंजन में से, वर्गीय व्यंजन कौन से हैं आपके? क से लेकर म तक आपके सभी वर्गीय व्यंजन हैं। अगर इनमें से कोई भी वर्ण आया है अनुस्वार के ठीक बाद तो वो जो अनुस्वार है उसके बाद वाले पंचम वर्ण में से किसी एक के नाम का होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे चंचल, चंचल में अनुस्वार के ठीक बाद आपका आया च। च आपका किसका है? चवर्ग का है। यहाँ पर छ ज कुछ भी होता तो चवर्ग का ही कहलाता वो। तो चवर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? च, छ, ज, झ, य। तो यहाँ पर आपका ये अनुस्वार इसके नाम का आया है और उसको हलंत लगाना है। ये आधा था तभी ये ऊपर गया, अन्यथा इसको यहाँ पर पूरा लिखा हुआ ये हमें मिलता। ये क्या है? प्लस में अ, प्लस में ल, प्लस में अ। ये आपको खुद ट्राई करने हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। बात करते हैं श्रृंगार की। श्रृंगार में आपका श प्लस में री है। ये श को आपकी री की मात्रा लगी हुई है, श प्लस में री है। तो श्रृंगार का बाकी आप अनुस्वार का आप ग आया है, ग कवर्ग का है। कवर्ग का पांचवा क्या है वो आपने यहाँ पर लिखना है। स्त्रियाँ हैं आपका, स्त्रियाँ भी आपका आपने ये त्र है, त्र आपका संयुक्त व्यंजन है तो आपने त्र को भी इसी तरह से अलग अलग करके लिखना है। श्रमिक, श्रमिक भी में आपका श्र भी संयुक्त व्यंजन है, आपने श्र को भी अलग अलग करके लिखना है। श प्लस में र, प्लस में अ, फिर म प्लस में ई, प्लस में क, प्लस में अ। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। बाकी का बचा हुआ हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो अपलोड भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको लगे कहीं कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ गलत है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से मेरे पास उसका मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।